जी हाँ दोस्तों, विंग कमांडर ने खोली मोदी की पोल। चौंकाने वाला नया खुलासा आपको हिला देगा। पूर्व फौजियों का मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिहार में लोगों का मोदी के विरोध में हल्ला बोल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर मई का महीना खत्म होते होते ऐसी देश के अंदर कौन सी भावना पैदा हो गई जिसके बुनियाद पर अब विंग कमांडर से लेकर पूर्व फौजी मोदी की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। आखिर बिहार में जहां पर चुनावी राज्य है, कुछ महीनों के बाद में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर वोटर सड़कों पर उतर करके किस तौर पर सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आखिर विंग कमांडर ने ऐसी कौन सी बात कही जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा कि विदेश में सीडीएस के जरिए प्लेन गिरने के बयान को लेकर के अब कुछ और नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आखिर मोदी और उनके दोस्त अडानी को लेकर के, सैन्य उपकरणों को लेकर के और भारत पाक युद्ध के बीच में सीजफायर को लेकर के नया एंगल सामने क्या आ रहा है, वो खुलासा जिससे कहा जा रहा है कि सबको हिलाने वाला है। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, मौजूदा वक्त में जबकि बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ियां वक्त समय नजदीक आ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी आगे बढ़ने के ट्रैक पर है। मगर इस बीच में आप देख रहे हैं शहर शहर घूम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी फिल्मों के फ्लॉप डायलॉग की तरह डायलॉग के जरिए अन्य भक्तों में वाहवाही और खुद को गामा पहलवान बताने की कोशिश में लगे हैं। मगर राजनीतिक बुद्धिजीवियों की नजर में मोदी असली मुद्दों से जनता के ध्यान को भटकाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में लगे हैं, मगर कामयाब हो नहीं पा रहे, क्योंकि जो कुछ सिनेरियो इस बीच में है, जो चीजें घटी हैं और उस पर जो चीजें बाहर आई हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में बिहार का चुनाव जबकि नजदीक आ रहा है, बिहार में बन रहे हालात, जनता में मोदी को लेकर के बीजेपी नेताओं के कुछ अभद्र बयानों, सेना से जुड़े लोगों पर अशोभनीय और आपराधिक टिप्पणियों को लेकर और ज्यादा आक्रोश बढ़ चुका है। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस ने विदेश में जाकर के विदेशी पत्रकार के साथ में हमारे लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के द्वारा गिराए जाने की बातें स्वीकार की, उसके बाद से मोदी के बारे में एक एक नई पोल रोजाना खुल रही है। विस्तार से आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको यह भी बताएं, जानिए कि किस तरह जब पाकिस्तान द्वारा युद्ध के बीच में भारत की राफेल को गिराने के अनर्गल बयान सामने आए थे, तब इंडियन एक्सप्रेस ने हमारे विमानों के गिरने पर खबर छापी थी, जिसमें सरकार और बीजेपी असहज हुई थी और बाद में कहा यह गया कि उस मीडिया हाउस के ऊपर में जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया गया और यहां तक कि उस खबर को हटाना पड़ गया, डिलीट करना पड़ गया। मगर अब नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच सेना से जुड़े लोग अब सामने आकर के खुलकर बोल रहे हैं, भारत पाक युद्ध को दबाव में मोदी रोकने पर क्यों मजबूर हुए। भारतीय सेना के उपकरणों से जुड़ी चीजों पर मोदी के साथ साथ अडानी का भी नया एंगल सामने आ रहा है। भारत के पूर्व एयरफोर्स विंग कमांडर ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए, ऐसे सुलगते सवाल किए। ऐसे ही एक विंग कमांडर रहे अनुमा आचार्य समेत कई पूर्व फौजी हल्ला बोल करते नजर आ रहे। अनुमा आचार्य ने कहा, पीएम मोदी जी की सोच को समझिए और उसके अंदर में जरा झांक कर देखिए। यह घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। ये कौन कह रहे हैं? ये पूर्व विंग कमांडर रहे हैं। दोस्तों, लिखते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ का बयान है, टाइमलाइन पूरी ना होने के बाद एचएएल पर सीधी उंगली। ये सही तो है, लेकिन ध्यान दीजिए यही समय है जब निजीकरण जोरों पर है। अडानी के एरोस्पेस में एंट्री भी तय हो सकती है। संयोग है या सोची समझी स्क्रिप्ट। सीडीएस का विदेशी धरती से खुलासा। क्या भारत में कोई पत्रकार नहीं था जो सवाल पूछता? क्या सीडीएस बिना प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री की मंजूरी के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिसे इंटरव्यू दे सकते हैं? क्या वाकई आप मानते हैं कि भारत के सेना प्रमुख इतने स्वतंत्र हैं? नंबर 3, अपने देश में चुप्पी, विदेश में बयान, और बयान भी ऐसा जिसमें अपने देश के एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट गिरा दिए जाने के विषय में हो। जब मोदी जी देश में दहाड़ मार मार कर और सभाएं और चुनावी सभाएं कर रहे हो, तो सीडीएस को ये बात भारत की जनता से कहने की जरूरत नहीं लगी
लेकिन विदेश में विदेशी पत्रकारों के सामने एक स्लिप ऑफ टंग बना करके सच्चाई सामने लाएगी। नंबर 4, सूचना या ऑपरेशन। क्या यह सिर्फ एक सैन्य अधिकारी का स्वतंत्र बयान था या फिर मोदी सरकार द्वारा नियंत्रित और योजनाबद्ध रणनीति का हिस्सा, ताकि जिम्मेदारी भी उन पर आए, माहौल भी कंट्रोल में रहे? जनता को भ्रम में रखना और सैन्य बलों की बहादुरी की आड़ में सच्चाई से बचना, पहले सीएस और फिर सीडीएस, 2 दिन 2 बयान, क्या ये संयोग है या एक प्री प्लान्ड सीक्वेंस है? नंबर 6, कृपया इसे सिर्फ एक सनसनीखेज न्यूज समझ करके मत देखिए। यह सब कुछ एक गहरी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब प्रधानमंत्री का उनकी सोच से आगे सोचिए, भापिए कि आने वाले 15 दिनों की, 25 दिनों की, 2 माह की, 2.5 माह की, करते करते 2029 तक में राज्य अनुसार कौन से हेडलाइन बदलेंगे। सोचिए भी और सतर्क भी रहिए, क्योंकि अब धुंध छट रही है। दोस्तों, जिस लंबी चौड़ी पोस्ट के माध्यम से पूर्व विंग कमांडर ने जिस अंदाज में अनुमा आचार्य ने जो बातें कही हैं, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। मगर इस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है, इस पर मोदी ब्रिगेड खामोश है। मगर दूसरी तरफ सवाल तो है, लोग याद कर रहे हैं, जहां एक तरफ 1971 को इंदिरा गांधी के समय को, तो वहीं तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में, जब कारगिल से पाकिस्तान को मार भगाया गया, उसके बाद में उन्होंने जो कुछ किया वो एक नजीर है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक समिति बनाने की मांग कर दी। मोदी को याद दिलाया, अगर विपक्ष के कहने पर कुछ नहीं सीख रहे हैं, कम से कम अटल जी के चिन्हों पर ही चल लीजिए। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में कारगिल युद्ध खत्म होने के मात्र 3 दिनों के बाद कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया। के सुब्रमण्यम, जो कि मौजूदा वक्त में जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उनके पिता थे उस वक्त, के सुब्रमण्यम और अन्य द्वारा तैयार कारगिल रिपोर्ट 15 दिसंबर 1999 को पेश की गई थी और फरवरी 2000 तक संसद में पेश की गई। यही पारदर्शिता है, यही लोकतंत्र का कामकाज है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिनों में हुए नुकसान और अभियान की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी संसद में साझा करनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा और राज्यसभा में इस बारे में बोले। कारगिल युद्ध के बाद गठित समीक्षा समिति की तर्ज पर ऑपरेशन सिंदूर के नुकसान और इसकी रणनीति की जांच के लिए एक नई समीक्षा समिति के गठन की मांग की है। पार्टी का कहना है कि ऐसी समिति न केवल अभियान की कमियों को उजागर करेगी, बल्कि भविष्य में बेहतर सैन्य रणनीति तैयार करने में भी मदद करेगी। दोस्तों, सीडीएस जनरल चौहान के इंट्रो में यह खुलासा भी हुआ था कि ऑपरेशन के दौरान फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं ने सेना की कार्यक्षमता को प्रभावित किया। अब सोचिए, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में वार पलटवार अटैक चल रहा था, किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनी फर्जी खबरें चलाई। कई सारे बड़े मीडिया हाउसेस को माफिया तक मांगनी पड़ी और इस बात का जिक्र खुद सीडीएस अनिल चौहान कर रहे हैं कि फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं ने सेना की कार्यक्षमता को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए चीन और अन्य देशों की तकनीक वाले ड्रोन अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे। इसके बावजूद गलत सूचनाओं के कारण सेना को अपनी रणनीति को बार बार बदलनी पड़ी, जिससे अभियान की प्रभावशीलता पर असर पड़ा। वो ये भी कहते हैं कि गलत सूचनाओं, फर्जी खबरों के कारण सेना का लगभग 15% समय बर्बाद हुआ। दोस्तों, मगर एक बात यहां पर विरोधाभासी है, वो ये कि सीडीएस अनिल चौहान अगर गलत खबरों की बुनियाद पर, अगर गलत सूचनाओं की बुनियाद पर 15% वक्त सेना के बर्बाद होने की बात कहते हुए कुछ टेक्निकल मिस्टेक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय मीडिया ने भारत को ही उस बीच में बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसीलिए मैं डॉगी और पालतू मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ हाउसेस को बोलता हूं, मगर क्या जिस देश में मौजूदा वक्त में मीडिया जिस तरीके से सत्ता पक्ष के अनुकूल अपनी खबरें परोसने की कोशिश करता है, क्या एक हिंट सरकार की तरफ से दिया गया मीडिया की जुबान बंद नहीं कर देता? इसलिए बातें विरोधाभासी लगती हैं कि साहब, ये बात उनकी सच है कि गलत खबरें परोसी गई, मगर सरकार क्या कर रही थी? क्या उस वक्त सरकार ने उन खबरों की बुनियाद पर अपनी पार्टी और सियासी जमीन के विस्तृत होने के लिए एक अलग तरीके का लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर रही थी कि ठीक है,
वाहवाही हो रही है। सेना के शौर्य, सेना के बहादुर अफसर, बहादुर जवान बहादुरी का परिचय दे रहे थे, लेकिन उसमें बाधा डॉगी और मेन स्ट्रीम मीडिया किस तौर पर डाल रही थी, जिसका जिक्र सीडीएस अनिल चौहान कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच तनातनी है, आप देख रहे हैं। और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि निष्पक्ष पत्रकार, देश की 65% जनता सवाल पूछ रही है। जहां विपक्ष सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और जनता के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बन सकता है और रहेगा। कांग्रेस मांग करती है सरकार इस अभियान के तहत सभी पहलुओं को जनता के सामने लाए, एक स्वतंत्र समीक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करे। सरकार स्वतंत्र समिति का गठन करने के लिए फैसला क्यों नहीं लेती? सरकार सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं करती? सरकार संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाती? जबकि ये चीजें हो चुकी हैं। नेहरू के जमाने से लेकर के अटल जी के वक्त में ये चीजें की गई हैं। कारगिल में तो 3 दिन के बाद ही, कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिनों के भीतर ही एक अलग समिति बना दी गई थी और वही अध्यक्ष थे जो आज के एस जयशंकर विदेश मंत्री, इन्हीं के पिता थे। जाहिर तौर पर ऐसे में सरकार बैकफुट पर है, मगर विंग कमांडर रही, जिस तरीके से अनुमान आचार्य ने जो बातें कही हैं, जिस तरीके से सवाल देश के पूर्व फौजी उठा रहे हैं, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बिहार में जिस अंदाज में चुनावी राज्य में भी बीजेपी की रणनीतियों, सरकार की रणनीतियों को लेकर के और सरकार पर आक्रोश बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिसमें मोदी शाह की सरकार का घेराव होना और बड़े स्तर पर बहुत ही स्वाभाविक है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या अब मोदी शाह की सरकार कोई सर्वदलीय बैठक करेगी? मैं मानता हूं कि बहुत सारी बातें हैं जिसे आप पब्लिक डोमेन में नहीं जाने देना चाहते, जिसे मीडिया की खबरें नहीं बनने देना चाहते, मगर आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों में बैठ करके मोबाइल फोन बाहर रखवा करके कि ये खबरें मीडिया में ना जाएं, लेकिन ये हुआ। कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश, जब आप कहते हैं कि देश एकजुट था, एकजुट है, तो फिर आप सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को साइड क्यों कर रहे हैं? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि साहब ये कोई वक्त है बताने का, ये कोई वक्त है सवाल करने का, जान करके क्या करेंगे? तो फिर अब फंसती हुई स्थिति इस वक्त मोदी सरकार की दिख रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।